बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों का सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का, खास तौर पे पेट्रन्स का, सब्सक्राइबर्स का, देखने वाले और सुनने वालों का। अगर आप इस जिहाद में शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ, जिस तरह हमारे पेट्रन्स ने हमारी मदद की है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पेट्रन के लिंक पे क्लिक करें और आप इस जिहाद में शामिल हो सकते हैं। आज के जनाब हमारे मेहमान नन अदर देन द ग्रेट ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब मेहदी साहब एंड मेरा सलाम सब लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। तो बरकी साहब बहुत जबरदस्त है। मैं बिफोर वी गो टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, इंटरेस्टिंग तो है, मेरी नज़र में तो बहुत खुशाइन डेवलपमेंट्स हैं। उस पर जाने से पहले खान साहब के प्रोटेस्ट और 63A का केस एक्सेट्रा, 120 मिसाइल फायर किए हैं ईरान ने इसराइल, 120। और ईरान कहता है कि जी जितने लोग इसराइल ने हमारे मारे हैं, इंक्लूडिंग हसन नसरल्लाह, उनका एक ब्रिगेडियर जनरल, उससे पहले और जो लोग हैं, ये उन सब का जवाब है और टेलीवीव पे जाके गिरे हैं। एक मैं छोटी सी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। दिस इज पर्सनल अकाउंट है सर, ये उसमें ये देखें सर, ये मिसाइल जो है चल रहे। बताओ 120 मिसाइल सर, बहुत मेजर एस्केलेशन है ईरान की। क्या आप देख रहे हैं सर? सर मैं आई एम एक्चुअली अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं नहीं समझता था कि ईरान अभी रिटेलिएट करेगा, क्योंकि वो तो इसराइल तो पूरी तरह हमेशा से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है ईरान को, जिस तरह उन्होंने इराक को और सद्दाम को प्रोवोक किया था। और देन वी नो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन। बल्कि यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-4 दिन पहले ही नेतन्याहू ने डायरेक्टली वहाँ पे एक कहा था ईरान के लोगों को कि अपने प्रेसिडेंट को आप निकाल दो, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो लड़ नहीं रहा है। तो I am surprised that Iran is reacting, that Iran is joining this battle. सर देखें, ये आजकल की दुनिया में जंगें जो हैं वो और तरह से जीती जाती हैं, क्योंकि आप जो फायर पावर है ना, उसका मुकाबला आप वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ नहीं कर सकेंगे। आई नो कि इसका कोई ज़रूर एक रीज़न अच्छा उनका अपना होगा, दैट दे वांटेड टू रिटेलिएट एंड लेट इजराइल नो कि दे आर नॉट गोइंग टू सिट क्वाइटली, बट दिस कुड एस्केलेट इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन दैट होल रीजन। हमें पता ही है कि ऑलरेडी लेबनान उसमें है, आ गया हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट में। जो और नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी अब उनको भी देखना पड़ेगा कि वो इसके साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे। और जो मेजर जो मैं अभी तक जो मैंने नहीं देखी रिपोर्ट, वो ये है कि क्या ये मिसाइल वाकई लैंड भी किए हैं या कि दे वर इंटरसेप्टेड और इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सर जो जो मेरे पास खबर है सर, वो ये है, मेरे पास क्या खबर है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एनबीसी जो बता रहा है, वो कह रहा है कि मिसाइल्स हैव लैंडेड। इनकी जो आयरन डोम है या आयरन शील्ड है, जो भी है, वो इसको नहीं रोक सकी है। ये है सर। Missiles and rockets that we've witnessed here this evening, broken up by about 5 or 6 minutes. This is the pictures from a bit earlier. We've been watching the sky out, but that's what we're hearing from the Iran mission to the United Nations. We want to go to senior White House correspondent. I'm sorry. Let's go to Richard Engel right now. He's in Tyre, Lebanon. You just heard that statement that the Iranians say this is over. Is this a symbol that they're being very careful, not wanting to escalate this any farther? Yeah.
Well, I think they crossed that Rubicon about an hour ago, and there will be, this is an escalation, and there will be a response. But Iran, according to its mission at the United Nations, says that it is over. And I'm quoting the statement, which was posted on X. It says Iran's legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime, which involve targeting Iranian nationals' interests and infringing upon national sovereignty of the Islamic Republic of Iran, has been duly carried out. So Iran is saying for now that this was a response, that it was a legal and rational and legitimate response, and that it is over. But this is certainly not over. This conflict, it may only be entering a new phase right now. Very obvious, Ji. I don't think these things are never over. ये अब escalate तो हो गई है चीज, और Israel definitely react करेगा इस पे. US भी करेगा. I can assure you, they are partners with Israel, and they will, उनको एक नया ये excuse मिल जाएगा Israel को और ज्यादा support करने का. But then again, sir, मैं criticize भी नहीं कर सकता हूँ ईरान के इस act को, क्योंकि I think it was about time कि Iran sent some kind of a message to Israel that we will not take it lying down. अच्छा सर, जी please continue. और I think this is maybe that message कि देखो ये पहली हम कर रहे हैं, just a warning shot है ये, कि आप अगर करेंगे, एस्केलेट करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे आके, हमें टारगेट करेंगे, टारगेट किलिंग, तो हम भी उस पर रिएक्ट करेंगे और आपका भी नुकसान होगा. सो I hope sane minds prevail over there, क्योंकि ये वॉर सर बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी. जिस तरफ ये जा रही है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगी. Many other nations, many other parties would get involved with this thing. This is not going to be just between Iran and Israel. The West has a definite, इनका एक अपना है, इजराइल के साथ एक पैक्ट है that they will protect Israel, and Iran, I don't know if it has the capability to fight a war against a coalition of nations. अच्छा, इस पे जो एक्चुअली दो सवाल हैं, अब तो हो गया है. सवाल यह है कि इस अटैक से पहले there were two hypotheses जो फॉर्मुलेट कर रहे थे ऑब्जर्वर्स. एक था कि इजराइल प्रोवोक कर रहा है, ईरान को अटैक करने के लिए बेट कर रहा है, और जैसे ईरान अटैक करेगा वो फिर ईरान की ऐसी की तैसी कर देगा. दिस वाज वन हाइपोथेसिस दैट वाज बीइंग फ्लोटेड. तो ईरान विज, और ये बिल्कुल आपकी बात है कि ईरान इज नॉट फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप, बिकॉज ईरान ने अपने आप को रखा हुआ है और ईरान नहीं रिटेलिएट करेगा, वो इजराइल के ट्रैप में नहीं करेगा. ये एक हाइपोथेसिस था. दूसरा हाइपोथेसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो है कि ईरान की असेसमेंट थी कि इजराइल जो है वो ब्लफ कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि मैं इजराइल को, ईरान को बेट कर रहा हूं, और ईरान ने अगर अटैक किया तो उसकी ऐसी की तैसी करेंगे, और ईरान ने इजराइल की ब्लफ कॉल कर दी है ये अटैक करके लिया है. अब इस दोनों में से कौन सच है कौन सही है ये नहीं पता. व्हाट्स योर व्यू? I think the second one is probably more likely. कि ईरान had to call the bluff. वो बिल्कुल बेट कर रहे थे, और I think that may be one of the reasons why they were putting out इतनी publicly threatening और statements, और जो कहते हैं बेट करना, कि उनको बिल्कुल बाकायदा इनवाइट कर रहे थे कि आप करें कुछ. तो और इसीलिए कर रहे थे कि उनको डराएं, इनडायरेक्टली ईरान को डरा दिया जाए कि अगर तुमने कुछ किया तो हम बहुत तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे. And I think Iran has now called the bluff, and let's see where it goes from there. Let's see. अब देखते हैं कि कौन पहले आंखें कौन झपकता है सर इस जंग में. ये कहां तक एस्केलेट होती है, बहुत सीरियस है. इसके साथ एक जुड़ी हुई बात है सर, वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम. मेरे साथ एक जनरल साहब बात कर रहे थे कुछ देर पहले. उन्होंने कहा हैदर, ये डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ये क्या होगा कि आप न्यूक्लियराइज हो जाएंगे. जो भी आपका गला सड़ा इस वक्त बच गया, इसलिए कि बाजवा ने तो आपको पता है 1.5-2 साल पहले तमाम R&D और तमाम इसकी मेंटेनेंस को रोक दिया था, तो वी आर ऑलरेडी डिग्रेडेड सिग्निफिकेंटली. तो ये भी एक
पहलू है सर जो एक जनरल साहब ने मुझे बताया। Yeah. And that could be very true. Ultimately, सर जो आप देखते हैं हम ये सारा the whole master plan जो अब नजर आने लग गया है, maybe it is making a lot of sense. Even somebody, मैं भी नहीं, आज से 2 साल पहले अगर मुझे ये कोई hypothesis देता तो मैं भी नहीं मानता कि इमरान खान को रिमूव करना शायद इस सारे बड़े गेम का एक हिस्सा था, you know, और अब वो बिल्कुल गेम था। हम देख रहे हैं कि where it is all landing, you know. तो यस आई थिंक आर न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अबाउट इट, और ले दे के हमारे पास वही एक एसेट रह गया है। हमारे पास और क्या रह गया पाकिस्तान के पास सिवाय न्यूक्लियर आर्सेनल के, और अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो यू नो देन वी रियली हैव नॉट, वी डोंट हैव 2 feet टू स्टैंड ऑन। फिर तो यही है कि जो मर्जी आके मुल्क पे कब्जा कर ले, जो मर्जी का जिसका भी हुक्म चले उस मुल्क में, और वी विल बिकम अ सैटेलाइट स्टेट फॉर, जिस तरह बहुत सी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स बनी हुई हैं, पाकिस्तान भी एक सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा, और हमारी फौज जो है वो प्रोबेबली विल बिकम अ मर्सनरी आर्मी, जो कि जिसको यूज किया जाएगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मकासद के लिए। It will be a sad ending to what Quaid-e-Azam Jinnah thought Pakistan would be like, या हमारे वालदैन। नहीं सर एंडिंग के तरह अभी तो ड्रामा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है वर्गी साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप किस चक्कर में सर? वैसे सर एक इसका आखिरी पहलू मैं आपके नजर कर दूं, वो भी एक ये है कि जो इन्होंने रॉकेट जहां फेंके हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज थे, हेवीली पॉपुलेटेड नहीं थे। तो ये भी एक मैसेज ईरान दे दिया है कि देखो तुम्हारा आयरन डोम मैंने पियर्स कर लिया है, मेरे मिसाइल गिर चुके हैं तुम्हारी जगह पर, अगर तुमने अब हाथ ना रोका तो अगला मिसाइल पे टेल अवीव कैपिटल के बीच में आके गिरेगा। जैसे हम सर कह रहे हैं, दिस इज अ वार्निंग शॉट, दिस इज नॉट ये एन एक्ट ऑफ वॉर जिसको हम कहें वो तो है, लेकिन इट इज नॉट एन अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन वॉर अगेंस्ट इसराइल। जैसे खुद ही कह दिया है, उनके नुमाइंदों ने खुद ही कह दिया कि बस दैट्स इट, हमने ये मिसाइल भेज दी और बस अब हम कुछ इसके आगे नहीं कर रहे हैं, यू नो। तो इट इज अ वार्निंग शॉट। चलिए सर अपने हमारे शेर के पास चलते हैं, हमारे इमरान खान साहब। सर जी सर, जी 2-3 चीजें हैं सर, सवाल जरा 2-3 मिला के पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये कि बहुत नाराज हुए पिंडी के जलसे के रोकने पे, पिंडी के प्रोटेस्ट के रोकने पे, और लीमा खान ने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, हम सब ने सुन लिया, बहुत सख्त तनकीद की पार्टी की लीडरशिप पे। उसके बाद पार्टी की लीडरशिप ने आके अजीब कोई भीगी कुछ लगी लुपटी बातें की, तो उसको छोड़ देते। बट बड़ी क्लैरिटी से इनको खान साहब ने कह दिया है कि जी ये 2 तारीख का भी होगा, 4 का भी होगा, आगे भी होगा, ठीक है ना, डी चौक पे भी होगा, 3 शहरों मुल्तान का मौखर कर दिया है क्रिकेट मैच की वजह से। अली अमीन गंडापुर को भेजा मिन्नतें तरले करके पैर पकड़ने के लिए, खान साहब खुदा के लिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, एससीओ की समिट हो रही है, फलाना फलाना फलाना, ये इसको मौखर इसको पोस्टपोन कर दे। खान साहब ने कहा सवाल नहीं पैदा होता। तो ये क्या हो रहा है सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई थिंक मैं समझता हूँ जी खान साहब इज मेड द राइट डिसीजन। एक जब एक चीज शुरू हो जाती है उसका एक मोमेंटम होता है, एंड यू हैव टू, एंड खान बीइंग अ स्पोर्ट्समैन नोज ऑल अबाउट मोमेंटम, दैट इज व्हाट इज होल लाइफ हैज बिन, कि आपने अगर एक टीम को पे थोड़ा दबाव डाल दिया है तो फिर आपने उसको टीम को छुट्टी नहीं देनी है, उसको निकलने नहीं देना अपने चुंगल से, देन उसको फिनिश करना है आपने। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हाउ खान इज लुकिंग एट इट। पिंडी का जलसा बड़ा सक्सेसफुल था, पिंडी का जलसा कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट कह लें उसे, बहुत सक्सेसफुल था, और लोग अभी वहाँ पे रहना चाहते थे, वहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दैट वाज द प्लान, जो कि पार्टी का प्लान था कि हम एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म कर देंगे इसको। बट आई थिंक खान इज नाउ रियलाइजिंग कि ये वाला कि कौम अब चाह रही है कि हम ये जलसे और ये जो प्रोटेस्ट है एक नए लेवल पे लाके इसको शुरू करें, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में करें। और शहरों में तो होंगे ही, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस्लामाबाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। द रियल मैसेज जो है वो इस्लामाबाद से जाता है। आगे भी एक दफ़ा उनकी बात मान के इन्होंने बैक ऑफ कर दिया था, बट आई डोंट थिंक कि अब ये इट इज़ देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। अब पार्टी लीडरशिप जो है उसको थोड़ा सा
हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और ये जो खास तौर पे 4 का इस्लामाबाद का जो है वो जोर शोर से वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, डी चौक पे होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली क्रैकडाउन बड़ा हैवी होगा, कंटेनर लगाने शुरू कर दिए हैं, मियाँ वाली भी या पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए हैं, अरेस्ट शुरू हो गए हैं, डराना धमकाना सब कुछ शुरू है। 5 आपके पीटीआई के एमएनएज हैं, उनको भी वो सुना है, उनको काबू किया हुआ है इन्होंने। एक बंदे ने तो कुरान पे कसम खाई है, लेकिन वो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है, पता नहीं उसने अंदर कुरान रखा था कि नहीं रखा था, लेकिन कह ये रहा था कि ये कुरान आपका वो टंडलिया वाला का या पता नहीं कहाँ का। एनीवे, क्वेश्चन इज कि जब ये डी चौक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाना शुरू हो जाते हैं पिंडी, इस्लामाबाद में, व्हाट विल बी द काउंटर मेजर बाय आसिम मुनीर? सर ये ऑब्वियसली फोर्स यूज करेंगे, इनको आदत है। किस किस्म की फोर्स? अभी तो इनिशियली तो यही होगी ना, जो टीयर गैस शेल्स एंड रबर बुलेट्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि लोगों को डराया जाए और उनको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन अगर इफ पीपल डिसाइड टू स्टे देयर एंड नॉट नॉट मूव, then they will have to make a decision कि अब वो क्या करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमारे वहाँ पे अभी, मैं कहूँ क्या, आई डोंट वांट टू यूज द रॉन्ग वर्ड, कि कैपेबिलिटी तो है, लेकिन उनमें अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन है कि वो लोगों पे गोली चलाएं। गोली चलाना जो है वो इज द अल्टीमेट एक्ट, मतलब डायरेक्ट फायर करना, लोगों को मारना, मासूर करना। उसके बाद तो सर बात खत्म ना। एक दफा जब आपने वो काम कर लिया तो फिर फैसला यही होना है कि लोग खड़े रहेंगे और कितनी गोली खाएंगे और आप कितनी देर गोली चला सकेंगे, और आपके जो गोली चलाने वाले हैं क्या वो वाकई ही गोलियां चलाते रहेंगे। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। तो बट सर दोज आर थिंग्स लेटर। मेरा ख्याल है अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इतना बड़ा वहां पे एक प्रोटेस्ट होना चाहिए डी चौक में, कि इस यहाँ तक इस नौबत पे जाए नहीं कि हम वहां पे एहसास हो जाए सब लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मिली हुई हैं, जो फायज ईसा साहब बैठे अपनी कारस्तानियां कर रहे हैं उनको, और ऑफ कोर्स आसिम मुनीर को भी, कि भाई अब ये बात हाथ से निकल गई है, अब ये चेंज नहीं होगा, अब लोगों को उनका राइट जो है वो देना पड़ेगा आपको। तो आई एम होपिंग कि इट विल गो इन दैट डायरेक्शन, कि अब लोग सर बहुत गुस्सा है, बहुत लोगों में। मैं इंटरनली मैं आपको देखे ना, जब पार्टी के अंदर भी हमारे स्ट्रगल है इस वक्त बड़ी सख्त, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता है लीडरशिप के ऊपर, हम रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लीडर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्या करें। हम एक सर्टन ये ना गंडापुर की सर मिसाल है कि उन पे लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी कि जी वो आप पहुंचे नहीं, आपने ये नहीं किया। ही इज डूइंग व्हाट ही इज आस्क्ड टू डू। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बेजा इस तरह की, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल दुश्मन ना, जो बड़ा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सिर्फ एक चीज समझता है, वो है ताकत, पावर, गोली, बंदूक, डंडा, और कुछ नहीं समझता। उसी की इसी ताकत को फायज ईसा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी यही ताकत शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है, बिलावल इस्तेमाल कर रहा है, जरदारी कर रहा है, और नवाज शरीफ कर रहा है। ये आसिम मुनीर की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी अपनी तो कोई ताकत है ही नहीं। बिलो रानी की अपनी कोई ताकत तो है नहीं। हमारा खानदान का जो फैलाना है, ओ भाई तेरा तो जो दादा नाना था उसने तो सिकंदर मिर्जा को खत लिखा कि तुम कायदे आजम से सबसे बड़े हो। उसने तो अयूब के जूते चाटे, अंकल कह के उसका वजीर बना। काउंसलर का क्लर्क भी नहीं हो सकता था। एक इंतहाई करप्ट औरत थी तुम्हारी माँ, एक करप्ट आदमी है तुम्हारा बाप, सबसे फैसिस्ट था सर। मैं लड़काना में मार्शल लॉ में ड्यूटियां दी हैं सर। मैंने औरतों की बेहुरमती की फाइलें देखी हैं कि मुझे आज तक भी रात को कभी कभी मैं उठता हूँ, खुदा की कसम। इतना जुल्म किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने सियासी हरीफों के खानदानों के साथ, उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ, एग्जैक्टली जो आसिम मुनीर कर रहा है। ये उनके इज्जतें लुटवाता था, तस्वीरें खिंचवाता था, तस्वीरें फाइलों में लगी हुई थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखी है सर। मैंने
ये इतना तो सर जालिम आदमी यही था। यही अपने हिस्ट्री है ना, सर अपने यही हिस्ट्री। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जे रहीम को इसने सोडोमाइज कराया जेल में, जेल के ये सफाई करने वाले से, उसके बेटे के सामने। मैं तो उस ये जुल्फिकार अली भुट्टो को कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त लीडर था, लोगों को पता नहीं है सर। लोगों ने उसका वो रुख देखा जो अवाम देखती थी। मैंने तो उसके अंदर का और जो लोग जानते गंद देखा, उसका भेड़ियापन देखा, उसकी एरोगेंस देखी, उसका इंतकाम की आग देखी। बहुत ही गंदा, गलीज, बहुत गंदा आदमी था। उसके अंदर इतना बड़ा इबलीस था और इसी वजह से वो मारा गया। इसमें इतना गुरूर था। जब उससे कहा ना कि सर ये साहिबजादा अहमद रजा खान कसूरी का बेटा आया है, वो कहता है कि FIR में मैं इस आदमी को नामजद करना चाहता हूँ, वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो को, हम क्या करें? और अगर करने दो, और माँ बहन की गालियां दी। जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने बताया, और कहा करने दो साला, देखता हूं क्या करता है। वही साला जो वही FIR, वही उसके गले का फंदा बना। मैं ये मानता हूं कि वो फैसला गलत था, बिकॉज इसने गोली नहीं चलाई थी। लेकिन ये उसका पिल्ला है सर, यही हिस्ट्री है ना। हम देखें ना, अब जब लोग बैठ के तनकीद करते हैं इमरान खान पे और हमारी पार्टी पे, तो कम से कम हम बड़े फख्र से ये बात कह सकते हैं कि हमारी पार्टी की हिस्ट्री जो है, अगर आप निकाल के देख लें, जैसी भी है पिछले 20 साल की, वो उसमें ये गंद नहीं है। उन्होंने, हम लोगों ने कभी भी वो पार्टी को, हमारे लीडर ने इस बेसिस पे नहीं बनाया कि आप इंतकाम लें, आप गैर कानूनी काम करें, आप डाके मार के पैसे जमा करें। ये बाकी सब पार्टियों ने ये काम किए हुए हैं। ये सब लोग उसी की पैदावार हैं। इसीलिए ये लोग इतने आसानी से बिक भी जाते हैं, इसीलिए इनको फौज कंट्रोल भी करती है और इनसे अपने मर्जी के काम भी करवाती है। एंड दैट इज व्हाई दे आर सो स्केयर्ड ऑफ पीपल लाइक इमरान खान एंड PTI, कि हमारा कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पे कोई ऐसा धब्बा नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है कि हमारे पे कोई आके कोई इल्जाम लगाएगा, मुकदमा बन जाएगा कि जी मैंने ये काम किया हुआ है। वी हैव अ क्लीन स्लेट। सर। और ये इसी क्लीन जी स्लेट जी की बेसिस पे हम बड़े दिलेरी से खड़े होते हैं, दिलेरी से अपनी आवाज उठाते हैं और काम करते हैं। सर, हम ना इमरान के मुतालिक एक ऐसा इन्होंने तासुर किया कि जी इसको फौज लेके आई है। सर वो भी आज मैं क्लियर कर दूं। नॉनसेंस। सर मैं आपको बताऊं, RTS बंद होने से पहले और RTS बंद होने के बाद की आप सीटें देख लें, किसकी सीटें ज्यादा बढ़ी? यस। पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग की सीटें 50-50, 60-60 सीटें बढ़ गई। PTI की 2 सीटें बढ़ी। 2 बड़ी। तो RTS का फायदा किसको हुआ? या एक। दूसरा सर, सारी दुनिया कहती है जो इलेक्शन में शामिल थी कि ये जो फैज हमीद ने सिक्योरिटी के बहाने, बाजवा ने सिक्योरिटी कि जी हम सिक्योरिटी क्लियर करके लोग आपको देंगे कि साफ और शफाफ लोग टिकट मिले। इमरान भोला आदमी, वो उनकी बातों में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा जी कर लो। और उन्होंने एक दबा के पैसे कमाए, बाजवा के ससुर ने मिलके कमाए फैज हमीद के साथ लोगों को टिकट देने के लिए। अपने फौजी मेजर जनरल जो था एक सर रिटायर्ड, उसको टिकट नहीं दिया फैज हमीद ने। उसने मुझे कहा कि सर ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं। तो ये बात हम मान सकते हैं कि इमरान ने ये गलती की। उनके हवाले ये नहीं देना चाहिए था कि वो सिक्योरिटी क्लियर करके बंदा दे उनको। इमरान को क्या पता था कि ये अपने बंदे घुसेड़ रहे हैं? सर वही है ना, देखे ना, हिस्ट्री वो कहते हैं कि आपको सिखा देती है, एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और हम, बल्कि मैं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है सर, इसने ये सब चीजें खत्म कर दी हैं। ये इसने एक हमारी पार्टी को एक ऐसा नया मैंडेट दे दिया है कि अब हमें कोई इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है। हमें कोई किसी के वो ख्वाहिश के मुताबिक किसी फौजी जर्नैल के कि जी इसको आप सीट दे दें, उसकी जरूरत नहीं है। ये प्रूव हो गया कि इलेक्शन जीता जा सकता है, बगैर पैसे के भी जीता जा सकता है, और दबंग तरीके से अपने लोगों को टिकट दे के जीता जा सकता है। तो हमारे लिए तो सर एक बड़ा ये नया एक एवेन्यू खुल गया है।
कि वो जो एक फंसे हुए थे एक मुसीबत में कि जी हम्म, सीटें देनी है उसको, लोग पैसे जमा करा करा के, जैसे आपने कहा, बड़े लोग अमीर हो गए वहां पे सीटें देने के चक्कर में, तो अब वो नहीं होगा। अच्छा सर, आखिरी बात, या 63A का फैसला बिल्कुल सूरज की तरह आया है। 5-0 से वो ओवरटर्न कर देंगे, फ्लोर क्रॉसिंग इजाजत होगी, लोग या वोट भी दे देंगे, बहुत चांसेस हैं, 2/3 मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाएगा। मतलब जो ख्वाहिश है आसिम मुनीर की ना, वो सारी पूरी हो जाएंगी, जो उसके ख्वाब है। या सवाल आपसे ये है, देन व्हाट? मैं भी पहले सर काफी होपफुल था कि ये नहीं होगा, लेकिन अब नजर आ रहा है कि इन्होंने ये मैनिपुलेट कर लेंगे और किसी ना किसी तरह ये अपने वोट्स को और लोगों को डरा धमका के पैसे दे के जैसे भी इन्होंने करना है ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे ये, और एक फ्लोर क्रॉसिंग का एक नया ज़माना फिर से शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर, जहां हुकूमतें जो हैं वो चंद महीनों के लिए आया करेंगी और चंद महीनों के लिए रहेंगी और गिर जाया करेंगी, और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नया पहलू भी है कि ये पुराने ज़माने की बात है कि लोगों को पता नहीं लगता था कि कौन मिल गया कौन नहीं मिला, बाद में पता लगता था। सर अब विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपको पता होता है कि कौन बिक गया और कौन क्या कर रहा है। इसके नताइज कुछ कुछ और होंगे। ये वाला एक्ट जब ये करेंगे 63A वाला, तो मेरा ख्याल है कि ये एक और अपॉर्चुनिटी दे देंगे हमारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, और ख़ास तौर पे पीटीआई को, कि अब आप खुल के एहतजाज करें। अब आप जो कर सकते हैं वो, क्योंकि हमने तो अब गैर कानूनी तरीकों से यहाँ पे रहना है, तो हमें भी एज अ पार्टी ये राइट हो जाएगा हमारा कि हम भी फिर उन्हीं तरीकों से इसका मुकाबला करें और जी, विल फाइट अगेंस्ट इट। तो फिर तो सर हम सड़कों पे जंग देख रहे हैं। या यहीं लेके जा रहे हैं ये इसको यहीं लेके जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब और काजी फाइज ईसा इस मुल्क को यहीं लेके जा रहे हैं। अब सर मैं एक और बात जो आपको कहने लगा हूं, विच आई एम अ बिलीवर, आगे अपना अपना हर किसी का तज्जिया होता है, कि सर अल्टीमेट लॉर्ड्स ये दोनों भी नहीं है। जो अल्टीमेट लॉर्ड्स हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। क्या वो इजाजत देंगे आपको कि आप इस एक्सटेंट तक चले जाएं? आप अमेरिका की बात करें? अमेरिका की मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं सर। ये सारी चीजें बगैर अमेरिका की भी बात कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है देयर आर अदर कंट्रीज, अदर फोर्सेस जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या वो इजाजत देंगे कि आप इस स्टेज पे चले जाएं कि वो मुल्क बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाए? शायद वो यही चाहते हो सर। सर वो चाहते हैं कंट्रोल। उन्होंने तो सर डी न्यूक्लियराइज कर रहे हैं। वो सर डी मुल्क न्यूक्लियराइज करने का ये मतलब नहीं कि मुल्क को तबाह कर दें। आई मीन व्हाई वुड दे वांट टू क्रिएट एन अदर ईरान इन पाकिस्तान? दैट इज हाउ आई अप्रोच माय लेजिस्लेटर्स हियर। कि आपको मेरा सवाल सबसे पहले मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? कि आपने 30 साल 40 साल हो गए ईरान को आप लोग भुगत रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि वहां पे एक और ईरान बन जाए उसी एरिया में? उनके असेसमेंट है कि ये पाकिस्तान जो है, जो तारीख देखी है ना उन्होंने, कि हम तो हैं ही बड़े कमजोर, बड़े क्या कहना चाहता है, बेगैरत बेशर्म टाइप लोग हैं। हम कभी खड़े नहीं होते किसी के सामने। जो एक गोरा आ जाए हम 6 सलूट मारते हैं, 2 अपने हाथ, 2 पैर, 2 किसी और का हाथ पकड़ के उसका भी हाथ है, कहते हैं जी 6 सलूट आपको सर। तो आई थिंक दिस इज देयर असेसमेंट अबाउट अस। वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। तो मैं जो मैं कहता हूँ ना कि द बैटल फॉर पाकिस्तान विल बी वन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा आखिरी सवाल ये आपसे ये है कि जब ये जंग इन अर्नेस्ट शुरू होगी, इसका मतलब है डायरेक्ट फायरिंग, कत्ल, 1000 बंदा मारा गया, 500 बंदा, 2000 मारा गया। बांग्लादेश का नंबर्स आ रहे हैं 1500 से ज्यादा मारे गए थे, नॉट 500। तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि इजिप्ट की तरह हम दबक के बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या हम जंग जारी रखेंगे ईरान की तरह, ईरानियों की तरह, और शाह ईरान और आसिम मुनीर, अहमद शाह, डेरी का ढक्कन,
उसको निकाल फेंकेंगे और ये निजाम को खत्म करेंगे? ये सवाल है सर। सर सवाल, आई विश आई हैड द आंसर टू इट। व्हाट्स योर असेसमेंट? उम्मीद मेरी ये है कि हमारी कौम इसको नहीं लेटनी जाएगी, इसको नहीं मानेगी, नहीं इन फैसलों को। ये कौम खड़ी रहेगी, ये कुर्बानियां भी देगी, और अल्लाह करे कि हमारा लीडर भी हमारे साथ कायम रहे इसमें, जो कि बड़ा सारे क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली। और कौम ने फैसला कर लिया हुआ है। ये सर ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो कि चंद एक छोटा सा फैक्शन कहीं बैठ के एक मूवमेंट चला रहा है लिबरेशन की या कोई। ये तो 90-95% कौम जो है वो डिमांड कर रही है कि हमें ऐसे रहना है। तो उसके खिलाफ आई डोंट नो, डाउन इन माय हार्ट या इन माय बिलीफ, आई थिंक कि the Americans will finally realize कि नहीं, you can't do this. मैं ना I wouldn't put a lot of hope on the Americans. मुर्तजा हुसैन, जो आप भी खैर बहुत जानते हैं, वो भी जानता है, वो कहता है कि पाकिस्तान को उन्होंने इतना लो लेवल पर रखा हुआ है। पहले तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या आता था, अब उससे भी नीचे लेवल के लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, और सारी मैसेजिंग बेसिकली चल रही है सेंटकॉम के थ्रू, बिकॉज वही है जो इनका मेजर कॉन्डुइट है फौज के साथ। आई डोंट नो सर उनका कितना असर है। अमेरिका इज नोन टू मेक मैसिव रॉन्ग असेसमेंट्स। इजिप्ट में, कायरो में 800 गज पे थी यूएस एम्बेसी, और उनको पता नहीं चला कि अरब स्प्रिंग कैसे आई। तो सर हम बहुत ज्यादा उनको हम देते हैं, वो इतने भी कोई फने खान नहीं। But say the circumstances are different. Egypt is a different country. Pakistan, the numbers are different. The army size is different. What I'm saying is they did not anticipate the Arab Spring in Egypt in the way it happened. Yeah. I know. Again, nobody's. मैं ये नहीं claim कर रहा हूँ कि they know everything और वो बहुत उनका control है जबरदस्त, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो फैसला जो है फाइनल, सैडली वो यहां से जाता है। मतलब उन्होंने अगर आसिम मुनीर की पीठ से हाथ उठा लिया तो ये गया धड़ाम। और सर इसके बड़ी इंडिकेशंस नजर आ रही हैं कि आपको आसिम मुनीर से को आजकल वो इतने ज्यादा खुश नहीं है। खुश नहीं, चले ठीक है। यस। तो वो मैं भी कोई एक नया आसिम मुनीर ढूंढेंगे वहां पे। कोशिश तो उनकी यही होगी, तलाश यही है सर 1 साल से बाय द वे। और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि उनका प्लान भी है कि नया आसिम मुनीर ढूंढो इससे पहले कि इसको फारिग करो। जिस तरह बाजवा को फारिग कर दिया था, फैसला तब किया जब उनको दूसरा बाजवा मिला आसिम मुनीर की शक्ल में। That's right, yeah. अच्छा सर, इन लोगों का क्या होगा, ये जो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ? दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है।
सर इनका क्या कर रहे हैं? सर आमीन। इन पर तो खाते ही पढ़ ले सर। सर देखें, अल्टीमेटली हैदर भाई ये हमारे ही बच्चे बच्चियां हैं, हमारे ही बहन भाई हैं। इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, और जिसको के जो ऊपर बैठे हुए लॉर्ड्स हैं वो मिस गाइड करते हैं। उम्मीद करता है इंसान, दुआ भी करता है कि अल्लाह करे कि इनको फाइनली अपना ओथ समझ आना शुरू हो जाए, उस पर ये थोड़ा गौर करना शुरू कर दें। और यू नेवर नो, गुड थिंग्स हैव हैपेंड इन लाइफ। ये जो फौज है ना सर, इसकी जो करंट सोच है, इसके ऊपर तो हमें फातिहा पढ़नी है। हमने एक नई सोच वाली फौज बनानी है। इन्हीं में से लोग होंगे जो नई सोच को लेके आएंगे। ये मैं मानता हूं, ये नहीं है कि ये 6-6.5 लाख इन सबको फांसी पे लटका के गोली मार दो, नहीं। इनमें लोग हैं, डरे हैं, धमके हुए हैं। वो कहता है जी जान को जान और माल के साथ वफादारी से करूंगा। वो कहना चाहिए अपने प्लॉटों को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए मैं गिदड़ रहूंगा सारी जिंदगी। दिस इज लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एनी अदर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अदर। देखें, जब आप किसी को इजाजत दे दें कि वो जो लॉज हैं आपके प्रिस्क्राइब्ड, आपके रूल्स जो हैं उनको कूड़े में फेंक के और आप जो मर्जी कर लें, तो आप अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को पूरे इजाजत इदारे को फिर आप इजाजत दे देते हैं। किसी को दे दें वो यही करेगा सर। उसके बाद तो हमने अनफॉर्चुनेटली ये इजाजत दे दी, और को गलती से ये एहसास उस कौम में, उस फौज में ये एहसास दिला दिया कि शायद आप जो भी करें आप ठीक कर रहे हैं, और क्योंकि आपका ऑफिसर आपको कहता है तो आपने करना ही करना है। दैट हैज टू चेंज, एंड इंशाल्लाह इट विल चेंज। तो सर इनकी बस लीडरशिप के मुतालिक फिर ये बंदे की बात कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है इदारे के हवाले से तो ये हमारा नहीं है, इसलिए कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का ज़ैली इदारा है। ये हमारे हिफाजत के लिए भी नहीं है, हमारे खिदमत के लिए भी नहीं है, हमारी सहूलत के लिए भी नहीं है, बल्कि इनका असल फरीज़ा जो है मगरबी अक़वाम के मकासिद की वकालत है और मफादात की हिफाजत है। अलबत्ता अफराद इसके हमारे हैं। सर आखिरी कमेंट। सर इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं? आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज अनफॉर्चुनेटली वेरी ट्रू। और यही है सर, ये मिसगाइडिंग जो हुई है उस मुल्क में, हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं, किसी तरह तो पहुंचे हैं। दैट इज वाई वी आर एट, हम यहाँ पे बैठ के रोज ये बात करते हैं। कितनी अच्छी बात होती कि आज हम बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है, कल मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, कल वहाँ पे इतना अच्छा मैच होगा, मैं वो देखने जा रहा हूँ। आखिर तबाही तो हुई है ना सर उस मुल्क की। और सर एक टीवी का प्रोग्राम था, यही ISPR वाला था, सुनहरे दिन इन्होंने अपने लिए बनाया था। सर पाकिस्तान में सुनहरे दिन आ रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा खून कहता है, मेरी रूह कहती है, मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा एक एक सांस का जो सांस लेता हूँ वो जर्रा जर्रा सांस, तो वो कहता है सुनहरे दिन आ रहे हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जो है अच्छे राह पर निकल चुका है, लोगों के खौफ के बुत टूट चुके हैं। आसिम की आखिरी दीवार मोर्चे पे जो लगाई थी वो भी टूट चुकी है। फाइज ईसा, ये सारे लोग अपनी आखिरी जो ज़िबा हुई मुर्गी जो फड़फड़ाती है, ये उस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हक अल्लाह जो है वो राइज होगा इस खल्क़ खुदा में, और जो पाकिस्तान में इस जिहाद में शामिल अल्लाह सुब्हान ताला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खास तौर पे जो पाकिस्तान में ये कर रहे हैं और जो बेचारे कैद में हैं, खान साहब, उनकी अहलिया, बच्चे, बूढ़े, उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, एक फलते फूलते पाकिस्तान में आज़ाद देखे, और जो बेचारे शहीद हो गए अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान थैंक यू जिंदाबाद, सर, आमीन। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू जी।